Now next is potential. Potential is defined as potential energy per unit charge. Means अगर यहाँ पे Q1 चार्ज है और यहाँ पे Q0 चार्ज है, R डिस्टेंस पर है, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो गई K Q1 Q0 अपॉन R. तो पोटेंशियल हो गया K Q1 Q0 अपॉन R डिवाइड बाय Q0 इज इक्वल टू K Q1 बाय R. मीन्स अगर मैं बोलूं कि Q1 के वजह से, किसी चार्ज Q1 के वजह से R डिस्टेंस पे पोटेंशियल बताओ तो कितना होगा K Q1 बाय R, वेयर V एट इंफिनिटी इज 0. मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर डेल्टा V कैलकुलेट करना हो तो डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा U अपॉन Q, और इसको माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अपॉन Q. दिस इज द डेल्टा V फॉर 2 पॉइंट्स. तो अगर बोला जाए क्या कि किसी Q चार्ज से R डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, KQ बाय R. ठीक है. और इंपॉर्टेंट टर्म्स इसके लिए कि दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और 0. ठीक है. प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पोटेंशियल इज, मान लीजिए कि एक रॉड है, पोटेंशियल बताना है अपन को. देखिए हमको पता है इस पर, अगर मान लीजिए लैम्डा कूलम पर मीटर के अकॉर्डिंग चार्ज दिख रहा होगा कि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन की कोई टेंशन लेनी नहीं है. हर चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस अलग अलग है, इस वजह से अपन को यहां पर क्या इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा. ठीक है. वही x पे जाकर dx एक एलिमेंट, इसमें आने वाला छोटा सा चार्ज, इस चार्ज की वजह से छोटा सा पोटेंशियल k लैम्डा dx अपॉन x. ठीक है. तो अगर कंप्लीट पोटेंशियल के लिए अगर बात करनी हो तो V इज K लैम्डा, और ये अपने लैम्डा dx, इसका इंटीग्रेशन हो गया ln x. कहां से कहां तक लिमिट होगी, x की वैल्यू a से a प्लस l. तो कितना हो गया मेरे पास K लैम्डा देखिए अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा हुआ है रिंग पे, तो रिंग के चार्ज की सेंटर से डिस्टेंस सबसे इक्वल, तो पोटेंशियल हो गया के क्यू बाय आर. ठीक है. अगर मान लीजिए कि इसी जगह मैंने इसको रिंग को ऐसे रख दिया होता तो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए अपन को कोई टेंशन है ही नहीं डायरेक्शन की. तो अब तो देखिए हर एलिमेंट से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, अगर ये x है और ये r है
ये कितना हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो बेसिकली जो यहाँ पर पोटेंशियल बनेगा अगर क्यू चार्ज बिखरा हुआ है तो के क्यू अपॉन आर, और हर फॉर ईच एलिमेंट आर इज इक्वल टू जो पोटेंशियल आएगा एक्सिस पे वो आएगा के क्यू अपॉन, ठीक है। तो अगर इसके कर्व के बारे में बात करें तो देखिए कर्व कैसा होगा, सेंटर पे पोटेंशियल मैक्सिमम और बाकी इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो। देखिए डिस्क को तोड़ने का तरीका हमें पहले से पता है। आर पे जाकर डी आर एक एलिमेंट, डिस्क के लिए क्या डिफाइन होगा सिग्मा, इसकी रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर, ठीक है। और कितनी डिस्टेंस पर अपन को पोटेंशियल बताना है एक्स पर। तो एक बात बताइए, ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट का जो चार्ज है डी क्यू, ये डी क्यू हो गया अपने पास सिग्मा 2 पाई आर डी आर। तो इसके वजह से जो पॉइंट पी है उस एलिमेंट के हर पॉइंट की डिस्टेंस जो पॉइंट पी से है वो सेम है। ठीक है। तो जो छोटा सा पोटेंशियल आया वो कितना आया के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो कंप्लीट पोटेंशियल के लिए इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल आर डी क्यू को क्या लिख सकते हैं सिग्मा 2 पाई आर डी आर। आफ्टर इंटीग्रेटिंग दिस वी गेट द डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपन ने क्या करा वही एक फाइनाइट रॉड ली, उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पर अपन को पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, जो कि यहां पर कितना एंगल बना रहा है ऊपर वाले सरफेस पे 45 डिग्री और नीचे वाली सरफेस पे भी 45 डिग्री। ठीक है। अगेन ये वही प्रोसेस है जो अपन ने पहले यूज किया था एक फाइनाइट रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का। लेकिन वहां पर देखिए थोड़ी सी टेंशन लेने वाली बात क्या थी कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन कंटिन्यूसली बदल रही थी। तो अपन ने क्या करा था उस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करा उसको, एक परपेंडिकुलर टू द रॉड और एक पैरेलल टू द रॉड। उन दोनों को अलग अलग नेट कैलकुलेट किया था। लेकिन यहां पर अपन को क्या फाइंड आउट करना है पोटेंशियल। अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां पर मुझे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ठीक है, पी पॉइंट पे, तो पोटेंशियल तो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो मुझे तो सिर्फ उसकी वैल्यू से मतलब है, प्लस हो
तो प्लस के साथ लिखना है, और नेगेटिव हो तो नेगेटिव के साथ लिखना है। मीन्स उसकी डायरेक्शन के बारे में मुझे टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, ठीक है। तो वही जैसे ब्रेक करने का तरीका होता है क्या, कि अपन ने थीटा पे जाकर डी थीटा एक एलिमेंट लिया, ये थीटा, और ये एलिमेंट कितना, डी थीटा। तो देखिए यहां जो एलिमेंट बनेगा वो क्या होगा, y पे जाकर dy, ठीक है। और अगर मैं बोल दूं यहाँ पर लैम्डा कूलम पर मीटर के अकॉर्डिंग चार्ज बिखरा हुआ है, तो जो छोटा सा चार्ज आएगा dq इज लैम्डा dx, ठीक है। ये dq चार्ज आ गया। अब dq चार्ज की वजह से जो यहाँ पर अपने पोटेंशियल बनेगा छोटा सा, वो dv कितना बनेगा। अगर देखिए मान लीजिए कि ये डिस्टेंस d है और इसको मान लेते हैं r, तो ये हो गया k dq अपॉन r, ठीक है। लेकिन वही वहां पर जो अपन को प्रॉब्लम अराइज हुई थी क्या, कि हमको जो रॉड गिवन थी, फाइनाइट रॉड, वो θ1 और θ2 की फॉर्म में गिवन थी। और यहां पर भी हमें रॉड किसकी फॉर्म में गिवन है, कि ऊपर भी 45 डिग्री तक, ठीक है, और नीचे भी 45 डिग्री तक। मीन्स ऊपर कुछ भी एंगल हो सकता है, नीचे भी कुछ भी हो सकता है, मीन्स θ1 से θ2 के फॉर्म में। तो मतलब मुझे इस r को कन्वर्ट करना पड़ेगा इन टर्म ऑफ थीटा, ठीक है। तो बेसिकली अगर मान लीजिए कि मैं बात करूं आपसे क्या, कि r को मैं क्या लिख सकता हूं, r को लिख सकता हूं मैं y स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और मैं tan थीटा लिख सकता हूं y अपॉन डी, दैट मीन्स y इक्वल टू डी tan थीटा। अगर मैं डी tan थीटा के बारे में बात करूं क्या, तो यहां पर हो गया dy इज इक्वल टू डी sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। और बात करें अपन r के बारे में, तो ये y को यहां पर पुट करेंगे तो डी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमारा जो छोटा सा पोटेंशियल आया है dv इज इक्वल टू k लैम्डा dy अपॉन आर स्क्वायर। तो dv इज इक्वल टू k लैम्डा dy को हम क्या लिख सकते हैं, d sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, d sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। और नीचे जो r है उस r को हम क्या लिख सकते हैं, d sec थीटा। तो एक से एक sec थीटा उड़ गया, ये ऊपर था अपने पास यहाँ पे d, और यहाँ पर भी कितना आया अपने पास y इक्वल टू डी tan थीटा। तो d से d उड़ा, ठीक है, ये हुआ k लैम्डा sec थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन माइनस θ2 से θ1। तो कंप्लीट पोटेंशियल V आ गया अपने पास k लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ 45 डिग्री माइनस से 45 डिग्री प्लस sec थीटा डी थीटा। sec थीटा का इंटीग्रेशन ln sec थीटा प्लस tan थीटा, और उसमें जो वैल्यूज पुट करेंगे अपन, उससे अपन के पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। Now next question. दो रिंग्स दे रखी है, दोनों की रेडियस r, ठीक है, r रेडियस के दोनों, और बीच का डिस्टेंस भी कितना है r। इसको चार्ज दे दिया Q, इसको भी चार्ज दे दिया Q, ठीक है। ये इस पॉइंट को अपन ने नाम दिया A और इस पॉइंट को नाम दिया B। अब देखिए, अगर अपन क्वेश्चन लिखें क्या, फाइंड आउट
the minimum velocity of minus q charge at A to reach the point B। देखिए हमें इस माइनस क्यू चार्ज को पॉइंट बी तक पहुंचाना है। तो अगेन जो प्रोसेस हम यूज करते थे पहले एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह का वर्क डन लिखकर, तो वही प्रोसेस अगर हम यूज करें तो हम पोटेंशियल लिखते हैं ए का। तो ए का पोटेंशियल अगर मैं लिखूं तो देखिए ए का पोटेंशियल खुद की रिंग के वजह से, ठीक है, कितना आएगा के क्यू बाय आर, प्लस जो सेकंड वाली रिंग है बी उसके वजह से ए पर जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, यानी √2r। पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू ये कितना होगा के क्यू अपॉन आर खुद के वजह से प्लस के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बात करूं ए से बी तक, तो देखिए ए पर पोटेंशियल एनर्जी वही कि के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। के इनिशियल 0 मीन्स के इनिशियल मान लीजिए कि अपन ने कितनी वेलोसिटी दी इसको v0, इतनी वेलोसिटी की ये पॉइंट बी तक पहुंच जाए, मीन्स दूसरे रिंग के सेंटर तक पहुंच जाए। तो यहां पर अगर मैं लिखूंगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, यू इनिशियल लिखूंगा तो माइनस क्यू वी ए, के फाइनल जस्ट रीच करना है तो 0 और यू फाइनल माइनस क्यू वी बी। अब अगर अपन वी ए और वी बी को बहुत ध्यान से देखें तो वी और वी बी दोनों बराबर आ रहे हैं। अगर वी और वी बी दोनों बराबर हैं दैट मीन्स वी ए इज इक्वल टू वी बी, तो यहां पर तो ये दोनों क्वांटिटीज कैंसिल हो गई। तो क्या हमें जो वेलोसिटी गिवन है मीन्स जो अपन को देनी पड़ेगी चार्ज को, क्या वो 0 देनी पड़ेगी? तो देखिए यहां पर अपन को पता चलता है क्या कि जब चार्ज इस रिंग से इस रिंग पे गया तो उसका वर्क डन कितना हुआ 0, मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जब यहां से यहां तक गए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का वर्क डन 0 हुआ। लेकिन हमें तो मिनिमम वेलोसिटी गेन करनी है कि मिनिमम वेलोसिटी कितनी दे कि वो वहां पर पहुंच जाए। बिना वेलोसिटी दिए तो ये पहुंचेगा नहीं। तो देखिए एक बात सोचिए कि ये जो पॉइंट है ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है। तो पहली बात तो यहां पर कंक्लूजन क्या आ गया कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड या वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फ्रॉम मूविंग ए चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज 0। क्यों? अब वो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए जब मैं ए से सी तक गया तो मिड पॉइंट पे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0 एट मिड पॉइंट, एट मिड पॉइंट, क्योंकि इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस बराबर। इसके इधर बी डोमिनेट कर रहा है, बी डोमिनेटिंग, और इसके इधर ए डोमिनेटिंग। तो अगर मैं बोलूं आपसे क्या कि अगर मैं इस माइनस क्यू चार्ज को इतनी स्पीड दूं कि ये इस पॉइंट ए से सी तक पहुंच जाए, क्यों? क्योंकि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर इस रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर बात करें तो देखिए वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस ए डोमिनेटिंग है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, और इस रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इस रीजन में इस माइनस क्यू पर लगने वाला फोर्स इस साइड होगा, ई इधर फोर्स इधर, ई इधर फोर्स इधर। तो बेसिकली मैं ये बोल सकता हूं क्या कि अगर ये मेरा माइनस क्यू चार्ज जिस पे ए से लेकर सी तक नेट फोर्स उधर बन रहा है, अगर मैं इसको ए से सी तक पहुंचा पाया तो देखिए जैसे ही सी को जस्ट क्रॉस करेगा उसके बाद तो नेट फोर्स इधर बनने लग जाएगा, वो अपने आप ही पहुंच जाएगा। मतलब अपन को सिर्फ चार्ज को ए से सी तक पहुंचाना है। अगर चार्ज ए से सी तक पहुंच गया तो उसके बाद वो अपने आप ही चला जाएगा। क्यों? क्योंकि सी रीजन के बाद जो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स है वो उसी डायरेक्शन में बनेगा जिस डायरेक्शन में वो जाना चाहता है। तो बेसिकली लेकिन ए से लेकर सी तक नेट फोर्स बन रहा है इधर,
तो इसका मतलब ही इस माइनस क्यू चार्ज को यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड जाने नहीं देना चाहता। तो अगर वो यहां से सी तक नहीं देना चाहता तो हमको कुछ स्पीड देनी पड़ेगी। कितनी स्पीड हम दें कि वो ए से सी तक पहुंच जाए, क्योंकि आफ्टर सी वो अपने आप मूव कर जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर लगने वाला फोर्स उसी डायरेक्शन में जिधर वो चल रहा है। तो देखिए यहां पर अपन को पता चला कि हमको एक पॉइंट फाइंड आउट करना है, पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ठीक है, तो हमने जो पॉइंट कैलकुलेट किया वो पॉइंट कैलकुलेट किया हमने मिड पॉइंट कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अगर हमारा पॉइंट ए से सी तक पहुंच गया, अगर चार्ज ए टू सी तक पहुंच गया तो वो बी तक अपने आप पहुंच जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो इसका मतलब है कि मुझे एनर्जी के बारे में जो बात करनी है वो कहां से कहां तक करनी है, सिर्फ ए टू सी। तो अगर मैं एनर्जी के बारे में बात करूं ए टू सी, तो देखिए ए पे एनर्जी वही के इनिशियल कितना, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर माइनस क्यू वी ए इज इक्वल टू, यहां पर स्पीड कितनी हो जानी चाहिए, 0, क्योंकि यहां तक पहुंचाना है जस्ट। तो के फाइनल 0 प्लस यू फाइनल माइनस क्यू वी सी। ठीक है, जब हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे तो हमें वो स्पीड मिल जाएगी जो माइनस क्यू चार्ज को दें कि वो कहां तक पहुंच जाए, सी तक। ठीक है, क्योंकि एक बार जैसे वो सी तक पहुंच गया उसके बाद वो अपने आप इसको क्रॉस करके आगे निकल जाएगा और बी तक पहुंच जाएगा। ठीक है, देखिए हम जानते हैं F इक्वल टू क्या, डी यू बाई डी एक्स, और F होता है अपना कितना, क्यू ई। ठीक है, तो क्यू ई इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो अगर मैं बात करूं तो देखिए ई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको अपन ई को क्या लिख सकते हैं, जैसे यहां पे अपन ने लिखा डी क्यू बाई डी एक्स, तो ई डी एक्स इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डीवी। ठीक है ना, तो डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एक्स, और इसको अगर अपन वेक्टर फॉर्म में लिखें तो डीवी इज इक्वल टू जनरल रिलेशन ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, और अपन इसको ऐसे और क्या फॉर्म लिख सकते हैं अपन, देखिए डीवी इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। और अगर मैं v की टर्म में लिखना चाहूं, जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर डिवाइड बाय q और ऊपर भी q से लिख दिया जाए, तो क्यू ई, जैसे यहाँ पर बना कितना, क्यू ई। ठीक है, तो f इक्वल टू क्यू ई लिखा तो डी क्यू बाई डी क्यू इज डी वी। तो यहां से इस अगर मैं बात करूं तो देखिए कितना होगा, क्यू ई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास e इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई क्यू अपॉन डी एक्स। तो ये हो गया अपने पास e इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। और इसको अगर जनरल फॉर्म में लिखा जाए तो e वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। ठीक है, ये रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इसके ऊपर बेस्ड अगर अपन कोई क्वेश्चन करना चाहें तो देखिए, अगर मान लीजिए मैं आपको बोलूं क्या कि एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 वाई जेड प्लस 4
एक्स जेड. फाइंड आउट ई एट 1, 2, 3. तो देखिए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अपन इसको. हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल एक्स, ठीक है, और डेल वी बाई डेल वाई. तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं. डेल वी बाई डेल एक्स मीन्स वी का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में अज्यूमिंग वाई एंड जेड इज कांस्टेंट. तो देखिए अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा एक्स के रेस्पेक्ट में तो पहला आएगा 2xy प्लस, फिर आएगा 0 क्योंकि y और z को कांस्टेंट मानना है, प्लस 4z डेल वी बाई डेल वाई, y के रेस्पेक्ट में तो एक्स स्क्वायर प्लस 3z प्लस 0, फिर डेल वी बाई डेल z इज इक्वल टू कितना होगा 0 प्लस 3y प्लस 4x. और इन सब की वैल्यू अपन को कैलकुलेट करनी है 1, 2, 3 पे. तो 1, 2, 3 अगर मैं डायरेक्ट यहां पर पुट कर दूं, देखिए 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. तो 1, 2, 3 पे कितना आया देखिए, ये 1 इंटू 2, 2, 2, 4, 4 और 4, 3, 12 यानी हुआ 16. और x की वैल्यू 1 स्क्वायर यानी 1, 3z यानी 3, 3, 9, 9 प्लस 1 10, और ये हुआ y 2, 3, 2, 6, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10. तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा 1, 2, 3 पर वो कितना आएगा 16i कैप माइनस 16i कैप माइनस 10j कैप माइनस 10k कैप. क्यों? क्योंकि माइनस इसलिए आया क्योंकि हमारे फॉर्मूले में पहले से ही नेगेटिव प्रेजेंट है, ठीक है, और ये सारी क्वांटिटीज पॉजिटिव आ रही है. तो माइनस 16i कैप माइनस 10j कैप माइनस 10k कैप. अब जैसे सपोज करिए कि ये तो अपन को V गिवन था और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था. अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो तो जैसे मान लीजिए xi कैप प्लस yj कैप, तो अपन पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है. अपन को पोटेंशियल डिफरेंस अपन मान लेते हैं कि फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस between A 1, 2 and B 2, 3, ठीक है. तो देखिए हम जानते हैं dV इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर. तो ये कितना हो गया अपने पास dV A से VA से VB पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है. E कितना है xi कैप प्लस yj कैप. डी आर को क्या लिख सकता हूं मैं डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप वी बी माइनस वी ए, ये नेगेटिव साइन इज इक्वल टू माइनस को इधर लेकर आ जाए, माइनस को इधर लेकर आ गए तो ये हो गया एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई और इंटीग्रेशन एक्स कहां से कहां तक 1 से 2 और y कहां से 2 से 3. तो देखिए ये हो गया अपने पास VA माइनस VB इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2. तो एक्स स्क्वायर बाई 2 1 से 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 2 से 3. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा. अगर VA माइनस VB पूछा गया हो तो यही आंसर होगा, और अगर VB माइनस VA पूछा गया तो इसका जस्ट नेगेटिव.
देखिए अब बात करते हैं कि अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो तो क्या पोटेंशियल भी जीरो होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो हो तो क्या पोटेंशियल भी नॉन जीरो होगा। तो बात करते हैं, देखिए कैसे। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं अपन, माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू सेंटर पे। देखिए VC जीरो और E@C भी जीरो, दोनों जीरो, ठीक है। माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, इसके वजह इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर, इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और E नेट इधर। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गई लेकिन पोटेंशियल जीरो, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव है और सबसे इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। थर्ड अगर अपन बनाए -2Q प्लस 2Q इधर लिखते हैं अपन प्लस Q प्लस 2Q और -2Q और इधर -Q। तो देखिए अगर प्लस 2Q और प्लस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इसके वजह से इधर, इसके वजह से इधर, तो यहाँ सेंटर पे E जाएगा इधर। इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से इधर और इसकी वजह से ऊपर, इसकी वजह से इधर और इसकी वजह से उधर, तो इन दोनों का नेट बनेगा इस साइड, तो E नेट आएगा अपने पास इस साइड, ठीक है। लेकिन अगर अपन बात करें पोटेंशियल की तो पोटेंशियल अगेन जीरो, अपन को पोटेंशियल को नॉन जीरो करना है। तो बेसिकली पोटेंशियल नॉन जीरो के लिए अपन बात करते हैं क्या, दो केस तो हो चुके हैं, VC जीरो EC जीरो, VC इक्वल टू जीरो बट EC नॉट इक्वल टू जीरो। अब अपन को V को तो नॉन जीरो करना है और E को जीरो करना है। तो ऐसा करते हैं, चारों चार्जेस पॉजिटिव ले लेते हैं। चारों चार्जेस पॉजिटिव लिए तो C पे VC नॉट इक्वल टू जीरो बट EC इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो एक बात देखिए, अपन ने जो ये तीन केसेस पढ़े क्या कि VC इक्वल टू जीरो, EC इक्वल टू जीरो, VC इक्वल टू जीरो, EC नॉट इक्वल टू जीरो, VC इक्वल टू जीरो, EC नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि मैं एक और केस लूं कि दोनों नॉन जीरो हो, तो ये Q, ये Q, ये माइनस Q और ये प्लस Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेट होगा और पोटेंशियल भी नेट होगा, यानी VC नॉट इक्वल टू जीरो और EC भी नॉट इक्वल टू जीरो। तो देखिए मैं जो ये है बात है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहीं जीरो होता है तो वहां पे पोटेंशियल भी जीरो होगा, हो भी सकता है और नहीं भी, इट डिपेंड्स। तो अपन क्या बोल सकते हैं, एट पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो देन V मे और मे नॉट बी जीरो एंड वाइस वर्सा। अगर V कहीं जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी जीरो है, मे नॉट बी जीरो, ठीक है। एक और टर्म क्या कि जो Vx कर्व है, Vx कर्व, मान लीजिए इस टाइप का Vx कर्व है, ठीक है। तो हम जानते हैं E इक्वल टू
माइनस dv बाई dx। तो vx कर्व के किसी पॉइंट पे स्लोप, vx कर्व के किसी पॉइंट पे स्लोप मीन्स टेंजेंट का स्लोप हमें क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। स्लोप गिव्स नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो है स्लोप हमें क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट बना दी जाए और उस पर वहां पे स्लोप कैलकुलेट किया जाए तो वो हमें क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। लेकिन ये नेगेटिव साइन है तो इसलिए हम उसको क्या लिखेंगे, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक अगर मान लीजिए कि मैं EX कर्व के बारे में बात करूं, जैसे E और X कर्व, मान लीजिए ये 10 वोल्ट पर मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, ठीक है। तो ये E वर्सेज X कर्व है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज X कर्व। तो देखिए E dx इज इक्वल टू dv, ये क्या है, एरिया अंडर EX कर्व। मीन्स एरिया अंडर EX कर्व गिव्स चेंज इन पोटेंशियल। कैसे, देखिए अगर मान लीजिए 10 है, ये 2 है, तो इसका एरिया कितना आएगा, हाफ इंटू 2 इंटू इसका आएगा 10, 2 इंटू 10 20, और इसका अगेन आएगा 10। तो एरिया अंडर EX कर्व, टोटल एरिया इज 40, ठीक है। एरिया अंडर EX कर्व गिव्स चेंज इन पोटेंशियल। तो अगर मान लीजिए कि मैंने आपसे O और A के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, तो VA माइनस V0 इज इक्वल टू EDX, लेकिन यहां पर एक नेगेटिव साइन भी आता है, माइनस 40 वोल्ट, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको V0 पता हो तो आप VA कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन्स अपन क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एट एनी पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो देन पोटेंशियल में और मे नॉट बी जीरो एंड वाइस वर्सा। V और X कर्व का स्लोप, किसी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप हमें क्या देता है, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और EX कर्व का एरिया हमें नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल देता है। मीन्स जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका नेगेटिव, क्यों, क्योंकि हम ध्यान रखिए कि जो E इक्वल टू माइनस dv बाई dx है और E dx इक्वल टू dv है, इसमें एक नेगेटिव साइन फॉर्मूले के साथ ही चल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं EX कर्व का एरिया निकालूंगा तो मुझे नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल देगा। Now next and very important topic is electric field line of force। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originating from positive charge and terminating on negative charge, means प्लस Q से निकलती हैं एंड माइनस Q पे टर्मिनेट हो जाती है। सेकंड पॉइंट, if
electric field line density is high, then value of electric field is also high. मीन्स कि अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है, और यहां पे मैंने 2 पॉइंट्स मार्क करे ए एंड बी, तो देखिए ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है और बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी कम है, तो ई ए इज ग्रेटर देन ई बी. थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन does not crosses each other. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, बिकॉज इफ दे क्रॉसेस देन द पॉइंट क्रॉसिंग पॉइंट electric field direction to direction of electric field, which is not possible. इससे पहले अपन एक बात करते हैं. देखिए फोर्थ पॉइंट की, टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन gives the direction of electric field and force, gives the direction of electric field and force on positive charge. ठीक है, अब एक बात बताइए. देखिए उसने क्या बोला, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन होगी तो उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड फोर्स ऑन चार्ज, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस में फोर्स लगेगा और अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अपोजिट. मीन्स अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसके इस पॉइंट पे अगर मैंने टेंजेंट बना दी तो ये टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स प्लेस्ड ऑन दिस पॉइंट प्लेस्ड ऑन पॉजिटिव चार्ज. अगर मैं यहाँ पॉजिटिव चार्ज रख दूं तो उस पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी बताएगा. तो देखिए अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो इस पॉइंट पे 2 टेंजेंट बनती है, मींस 2 इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, विच इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, ये हुआ 4 पॉइंट. Now next point, electric field lines doesn't form closed loop because it is conservative in nature. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी ऐसे क्लोज लूप में नहीं एग्जिस्ट करती क्योंकि ये कंजर्वेटिव नेचर की होती है. 6, नंबर ऑफ लाइंस originating or terminating depends on magnitude of charge.
means number of lines originating or terminating proportional to magnitude of charge. अगर मैं बोल रहा हूं कि 1 कूलम चार्ज 5 लाइंस निकाल रहा है तो 2 कूलम चार्ज 10 लाइंस निकालेगा। मींस उसके जो नंबर ऑफ लाइंस निकल रही हैं और टर्मिनेट हो रही है नेगेटिव पे, वो डिपेंड्स करेंगी कि कितना मैग्नीट्यूड है उस चार्ज का। ज्यादा पावरफुल होगा तो ज्यादा लाइंस ओरिजिनेट करेगा और ज्यादा लाइंस ही टर्मिनेट करेगा। ठीक है, तो ये हमारी टोटल 6 प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, और ये जेई काफी बार पूछती भी है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट भी है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मूव हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, मान लेते हैं कि इसके बीच में एक और लाइंस बना लेते हैं। मान लेते हैं इसका पोटेंशियल 2 वोल्ट है, इसका 6 वोल्ट है, इसका 10 वोल्ट। ठीक है, अगर मैंने यहां पर एक माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया तो देखिए माइनस क्यू चार्ज मूव करेगा इस साइड और प्लस क्यू चार्ज मूव करेगा इस साइड। ठीक है, तो मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं? देखिए, कंक्लूजन नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सेकंड, क्या? देखिए, ये जब माइनस क्यू चार्ज इधर मूव करेगा तो ये हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहा है और क्यू लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। तो ऐसा सोचना तो बिल्कुल गलत है कि कभी भी कोई चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज किया जा रहा है तो वो हमेशा लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा या हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। लेकिन अगर एक कंक्लूजन निकाला जाए तो देखिए, ये चार्ज यहां पे मूव करा, पहले इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी -6Q और इसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी? 6Q। जब ये यहां पर मूव करके आया तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी हो गई नेगेटिव की -10Q और इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई यहां पर 2Q। तो एक बात देखिए, -Q को देखें तब भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई, और अगर -Q को देखें तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई -6Q से -10Q, क्योंकि नेगेटिव में बड़ी वैल्यू छोटी होती है। और +Q को देखें तो इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई। तो देखिए, हम क्या बोल सकते हैं? इफ वी रिलीज चार्ज in electric field, then it move towards lower potential energy. Charge move in electric field towards लोअर पोटेंशियल। ये एक गलत स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि चार्ज, अगर अपन ने इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज कर दिया तो वो हमेशा लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ मूव करेगा। देखिए,
लोअर पोटेंशियल की तरफ नहीं, लोअर पोटेंशियल की तरफ अगर मूव करता तो ये माइनस क्यू को भी इधर मूव करना चाहिए था, जबकि माइनस क्यू तो किधर जा रहा है, हायर पोटेंशियल की तरफ। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल एंड इफ यू रिलीज चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट मूव्स टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल एनर्जी बट नॉट ए लोअर पोटेंशियल, ठीक है।